हेलो एवरीवन, हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रिवीजन कर चुके हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला है। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है अभी जाकर देख लो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंडियन पॉलिटिक्स। अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक का सारा सफ़र। सिंस इंडिपेंडेंस कैसा इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की और आज कोलिशन इरा तक वो कैसे पहुंचा। देखो, बोर्ड्स में एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है और सीयूईटी में एक्यूरेसी। तो जल्दी से पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि हम लोग बहुत ही स्पीड रन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। हमारा चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम लोगों को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद हमारे सामने 3 बड़े सवाल खड़े हो गए थे: यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यूनिटी, इतने बड़े देश में जो अलग अलग भाषाओं के इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबको एक साथ कैसे रखें। डेमोक्रेसी, अनपढ़ जैसे देश में डेमोक्रेसी का अधिकार कैसे दे, कैसे लोग वोट करेंगे। और थर्ड था हमारा डेवलपमेंट। हमें सिर्फ अमीरों को ही अमीर नहीं करना था, हमें ऐसा एक कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाना था जो सबके लिए हो, जो सबको एक लेवल पर आगे ले जा पाए। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस जो थे वो हमारे सामने आज़ादी के बाद उठ खड़े हुए। अब हुआ पार्टीशन, ट्रेजेडी ऑफ 1947। ये सिर्फ ज़मीनों का बंटवारा नहीं था, इसमें दिलों का बंटवारा भी हुआ। डिवीजन ऑफ हर्ट्स भी इसे कहा जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? 2 नेशन थ्योरी। रिजल्ट क्या हुआ? कम्युनल जोन्स बन गए। लाहौर, अमृतसर, कैलकाटा, अलग अलग शहर बन गए अपने अपने कम्युनल बेसिस के आधार पर। हम इस चैप्टर में सरदार पटेल और इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सरदार पटेल ने 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया। हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो हुआ और मणिपुर के राजा बोध चंद्र, उनके साथ एक मर्जर अग्रीमेंट साइन हुआ। ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाते हैं। 1953 में श्री रामुलु की डेथ के बाद आंध्र प्रदेश एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना। इससे हमें ये पता चला कि लिंग्विस्टिक स्टेट भी मजबूत हो सकता है। अगर कोई भाषा के आधार पर हम स्टेट बनाएंगे तो वो भी मजबूत रह सकता है, ज़रूरी नहीं है वो स्टेट कमज़ोर होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 था एरा ऑफ वन गवर्नमेंट, वन पार्टी डोमिनेंस, द कांग्रेस अम्ब्रेला। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, इसमें हर तरह की लोग शामिल थे। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, अमीर, गरीब, सारे लोगों के विचारों को कांग्रेस अपनाता था। कांग्रेस में सब हैरान थे कि कांग्रेस कैसे अब इलेक्शन करवाएगी, लेकिन 1952 में पहली बार इलेक्शंस भी हुए और बहुत ही सफलता से हुए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट से। वन पार्टी जो हमारी उभर कर आई वो थी दी कांग्रेस पार्टी। ये एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। उस टाइम भी अपोजिट पार्टीज थी जैसे जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी, बट वो पार्टीज इतनी छोटी थी कि कांग्रेस के आगे टिक नहीं पाई। इस तरीके से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। चलो अब हम चैप्टर 3 को पढ़ते हैं। चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, जो राइटिस्ट थे वो चाहते थे कि हम फ्री मार्केट अपनाएं, लेकिन जो लेफ्टिस्ट थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सब कंट्रोल करे। बट इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। यहाँ पे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या था? स्टेट वर्सेस मार्केट, फर्स्ट वर्सेस सेकंड प्लान अपनाया गया। 1951 से 1956 तक 5 सालों के लिए पहला प्लान बनाया जिससे कि हम लोग डेवलपमेंट कर पाएँ। और इसका मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पे थ्रू हम लोग ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, ऐसा हमारे नेताओं ने कहा। और उन्होंने कहा कि हमें धीरे चलना चाहिए। लेकिन 1956 से 1961 में जो क्या हुआ, सेकंड प्लान आया दूसरे अगले 5 सालों के लिए। उन्होंने ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज लगानी होगी। यहीं से पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और ये जो मॉडल था ये PC महालनोबिस का था। इस चैप्टर में आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, अमेरिका ने हमें वीट, गेहूं देने से मना कर दिया, जिससे इंडिया ने सोचा अब हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हम अपनी खुद की खेती करेंगे। इससे सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ कि डेवलपमेंट तो ज़रूर हुआ, हमारी फूड की सिक्योरिटी हो गई। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा ही बस अमीर हो गया और बाकी सारे क्षेत्र पीछे रह गए। चैप्टर 4 में इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन की बात की गई है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म।
सबसे पहले नाम के बारे में पढ़ लेते हैं। नेहरू जी का बहुत सिंपल लॉजिक था, हमें किसी का चमचा नहीं बनना है, ना ही तो हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर को। हम अपना अलग चलेंगे, अपनी अलग पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कोई भी हम पर दोबारा से कब्जा ना कर सके। इसके बाद चाइना वॉर 1962, हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर जो बॉर्डर के डिस्प्यूट तक रहा, इधर इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा। न्यूक्लियर पॉलिसी 1974, पोखरण 1, पीसफुल एक्सप्लोजन, बट इंडिया ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। इंडिया का मानना था कि ये जो पॉलिसी थी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। चैप्टर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, द राइज ऑफ इंदिरा गांधी। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी आई। उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, बट उन्होंने अपने आप को साबित किया। 1967 इलेक्शन, इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। 9 स्टेट्स में कांग्रेस जो थी वो हार चुकी थी। यहाँ से डिफेक्शन शुरू हुआ, आया राम गया राम। चैप्टर 6 में हम लोग डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्राइसिस देखेंगे, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि उनका इलेक्शन वैलिड नहीं है। देश में जेपी नारायण का टोटल रेवोल्यूशन चल ही रहा था। आर्टिकल 352 के तहत कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया और इमरजेंसी लगा दी गई। पहली बार इमरजेंसी को लागू किया गया। इमरजेंसी ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया। पता चला कि इंडिया में डेमोक्रेसी को हटाना नामुमकिन है। पहली बार सेंट्रल पार्टी में कांग्रेस की जगह जनता पार्टी आई और इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया। चैप्टर 7, रीजनल एस्पिरेंट्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स। इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट था, एक तरफ कोलिशन था और एक तरफ कंसेशंस था। पंजाब में भी क्राइसिस हुए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। मंडल कमीशन आया, 27% ओबीसी रिजर्वेशन हुआ। इसने इंडियन पॉलिटिक्स से लेकर इसको मास पॉलिटिक्स बना दिया। अब कोलिशन इरा स्टार्ट हो चुका था। 1989 से 2014 तक किसी भी एक पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिली, कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आया, लेकिन सभी पार्टीज 3 चीज़ों से सहमत थी। फर्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, सेकेंड ओबीसी रिजर्वेशन एंड थर्ड रीजनल पार्टीज का रोल। दोस्तों, ये थी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की जर्नी। आप लोग बोर्ड्स के लिए कॉज और इफेक्ट्स का ध्यान रखें और सीयूईटी के लिए डेट्स जैसे 1975, 1991 इन सबको रट लें, क्योंकि सीयूईटी में ऐसे ही एक्यूरेसी वाले एकदम 1 पॉइंट आंसर्स पूछे जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।